यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चे आज जो हम बात करेंगे टोटल प्रोडक्शन की, जो कि हम पिछले चैप्टर को कंटिन्यूएशन करते आ रहे हैं। शॉर्ट टर्म पीरियड, शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, उसी के आगे हम चल रहे हैं। टोटल प्रोडक्शन क्या होता है? तो टोटल प्रोडक्शन होता है कि अगर मान लीजिए हमने एक फिक्स फैक्टर के साथ 5 यूनिट अगर मान लो सपोज करो लेबर की लगाई, या मतलब वेरिएबल फैक्टर की लगाई, तो टोटल यूनिट कितना प्रोड्यूस हुआ उसे हम क्या कहते हैं? टोटल प्रोडक्शन कहते हैं। सम ऑफ ऑल द यूनिट प्रोड्यूस्ड with application of variable factor with fixed factor is known as total production। मान लो एक मशीन है, उसके साथ 10 लेबर, तो टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ? 100। एक मशीन या 8 लेबर के साथ कितना टोटल प्रोडक्शन हुआ? 80। जबकि मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्शन होता है एडिशन इन टोटल प्रोडक्शन और एडिशनल प्रोडक्शन बाय अप्लाइंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। एक एडिशनल यूनिट वेरिएबल फैक्टर की इंट्रोड्यूस करने से फिक्स फैक्टर के साथ टोटल प्रोडक्शन में कितना इंक्रीमेंट होता है या टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? मार्जिनल प्रोडक्शन कहते हैं। अब आप देखिए क्या कहता है कि लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब एक एग्जांपल के तौर पे देखिए। मान लीजिए लैंड हमारा फिक्स फैक्टर है 111, लेबर हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो टीपी देखिए एमपी पहले ने 10 यूनिट, पहली लेबर लगने से 10 यूनिट का आउटपुट, दूसरी ने अपनी तरफ से 12, 14, 9, तो ये क्या हो गया? एडिशनल। कितना एडिशन हो रहा है? टीपी क्या होता है? इसका जोड़ होता है। पहली लेबर से 10 और दोनों से मिला करके कितना हो गया? 22। 10 और 12 22। 3 से मिला करके हो गया 22 और 14 36। तो ये आपका हो गया टोटल प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्शन क्या होता है बच्चे? अगर टोटल प्रोडक्शन को हम डिवाइड कर दें किससे? वेरिएबल फैक्टर की यूनिट यानी लेबर से, तो हमारे पास एपी आ जाता है। कुल मिलाकर के ये है प्रोडक्शन पर लेबर ऑफ पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इक्वल टू एवरेज प्रोडक्शन। तो एवरेज प्रोडक्शन क्या है? आउटपुट पर यूनिट ऑफ लेबर और वेरिएबल फैक्टर टीपी एपी इक्वल टू टीपी अपॉन में एल। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मान लीजिए 50 यूनिट प्रोड्यूस हो रही हैं 5 लेबर के द्वारा, तो पर यूनिट पर लेबर कितना प्रोडक्शन है? 10 यूनिट। इसे क्या कहते हैं? एपी। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, द रिलेशन बिटवीन एपी एंड एमपी। वैन एमपी इज इंक्रीज एपी ऑल्सो इंक्रीज बट लेस देन एमपी। यानी कि जब एमपी बढ़ता है तो एपी भी बढ़ता है, बट एमपी ग्रेटर देन एपी रहता है उस वक्त। ठीक है, एमपी ग्रेटर देन एपी रहता है। व्हेन एमपी इज डिक्रीज एपी ऑल्सो डिक्रीज, बट उस वक्त एमपी क्या रहता है? लेस देन एपी रहता है। मतलब एमपी बढ़ता है, एमपी घटता है तो एपी भी घटता है, पर एपी की जो खासियत है, मार्जिनल की जो खासियत है, वो बच्चे क्या है? वो ज़्यादा रेस्पॉन्स करती है एवरेज के मुकाबले। अगर एपी बढ़ रहा है तो एमपी तेज़ी से बढ़ेगा, एपी घट रहा है तो एमपी तेज़ी से ही घटेगा, यानी कि एमपी लेस देन एपी रहेगा। व्हेन एपी ऑन इट्स मैक्सिमम एमपी कर्व इंटरसेक्ट इट एट द टॉप एम, और यहाँ पर एमपी बराबर क्या रहते हैं? एपी रहते हैं। एपी इज ऑलवेज राइट टू द एमपी। ये भी, ये आपका डायग्राम हो गया। ये एपी और एमपी, ये आउटपुट या लेबर हो गई। एमपी में बी पॉजिटिव, मे बी जीरो और मे बी नेगेटिव, बट एपी ऑलवेज क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन वेयर ओनली वन फैक्टर इज वेरिएबल वाइल अदर रिमेन कांस्टेंट refers the period where producer is in a position to bring change in level of output only with the help of variable factor। वो टाइम पीरियड होता है जहाँ पर केवल एक प्रोड्यूसर वेरिएबल फैक्टर में चेंज करके ही टोटल प्रोडक्शन में चेंज ला सकता है। आगे देखिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है, क्या कहता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, द लॉ स्टेट एज ए प्रोड्यूसर when we combine more and more unit of variable factor with fixed factor, then first TP यानी कि total production increase with increasing rate, after that TP increase with decreasing rate, finally it's reach on its maximum and start decline। कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास कुछ फैक्टर फिक्स रहते हैं और कुछ क्या रहते हैं? कुछ फैक्टर फिक्स्ड रहते हैं और कुछ फैक्टर क्या
तो लॉ फिर क्या कहता है, लॉ कहता है कि हाँ जी, तो देखो बेटा क्या कहता है कि जैसे जैसे मान लो कुछ फैक्टर हम फिक्स रखते हैं और वेरिएबल फैक्टर की यूनिट बढ़ाते जाते हैं, तो क्या होता है, वेरिएबल फैक्टर की यूनिट बढ़ाने से पहले जो टोटल प्रोडक्शन है वो तेज़ी से बढ़ेगा, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, उसके बाद बढ़ेगा डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, एंड इवेंचुअली ये सिचुएशन कम वेयर टीपी रीच ऑन इट्स मैक्सिमम एंड स्टार्ट डिक्लाइन। और एक स्थिति ऐसी आएगी, अब टोटल प्रोडक्शन को बढ़ाया नहीं जा सकता वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा करके भी, क्योंकि फिक्स फैक्टर की एक अपनी लिमिटेशन होती है। तो फिक्स फैक्टर की एक लिमिटेशन के कारण अब टीपी क्या होगा, मैक्सिमम होकर के घटना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से भी इसको लॉ को लिख सकते हैं। द लॉ स्टेट दैट एज ए प्रोड्यूसर व्हेन वी कंबाइन more and more unit of variable factor with fixed factor, first MP is increase, after that MP is decrease, finally it's zero and become negative। means MP is the rate of TP। MP means बढ़ रहा है तो TP तेजी से बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। MP उसके बाद डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब TP डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। जब MP जीरो है तो TP अपने मैक्सिमम पर हो गया, और MP नेगेटिव है तो TP स्टार्ट डिक्लाइन। इसकी एजम्पशन देखोगे, ऑल द यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर इक्वली एफिशिएंट। मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई भी, मतलब कि ऐसा हो रहा हो कि पहली लेबर जो है या पहली यूनिट जो वेरिएबल फैक्टर की वो ज़्यादा अच्छी थी इसलिए ज़्यादा प्रोडक्शन दे रही है इनिशियली, और बाद वाली कम है, तो ऐसा नहीं है। तो हमने एजम्पशन ली ऑल द यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इक्वली एफिशिएंट। इट एप्लीकेबल इन शॉर्ट पीरियड। क्यों? क्योंकि शॉर्ट पीरियड ही वो पीरियड होता है जहाँ पर कुछ फैक्टर फिक्स रहते हैं और कुछ फैक्टर वेरिएबल। ओनली वन फैक्टर इज वेरिएबल वाइल ऑल अदर आर फिक्स्ड। रेशियो बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर कंटिन्यूस क्या रहेगा, चेंज रहेगा। टेक्निक विल ऑल्सो रिमेन सेम। अगर टेक्निक सेम नहीं रहेगी तो क्या होगा, मे बी हो सकता है कि टेक्निक इंप्रूव हो गई तो 10वीं लेबर हो सकता है एमपी को बढ़ा दे। तो देखिए शेड्यूल देखिए, यहाँ पर लैंड क्या है, फिक्स फैक्टर है, लेबर हम बढ़ाते गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एमपी देखिए पहली यूनिट ने 10 12, दूसरी ने 12 अपनी तरफ से, तीसरी ने 16, चौथी ने 20। मतलब कि एमपी क्या हो रहा है, इनिशियली बढ़ रहा है। यही तो लॉ कह रहा है, फर्स्ट एमपी इंक्रीज, फर्स्ट एमपी इंक्रीज। उसके बाद एमपी गिर रहा है और देन जीरो होकर के नेगेटिव हो रहा है। तो टीपी देखिए, टीपी इसका ऐड होता है। पहली यूनिट ने पहली लेबर से 10, दोनों से मिला करके कितना हो गया, 10 और 12 22, 3 से मिला करके 38 58 63 75। तो एमपी इज द रेट ऑफ टोटल प्रोडक्शन। तो जहाँ पर एमपी बढ़ रहा है या टीपी तेज़ी से बढ़ रहा है वो फर्स्ट स्टेज रहेगी, यानी कि इंक्रीजिंग रिटर्न। जहाँ पर एमपी गिर रहा है या टीपी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है वो डिक्रीजिंग रिटर्न। और जहाँ पर एमपी क्या हो गया, जीरो होकर के नेगेटिव हो रहा है, वहाँ पर नेगेटिव रिटर्न। फिर हम इसका इस डायग्राम समझते हैं। पहली स्टेज में देखो बच्चा, टीपी तेज़ी से बढ़ रहा है और एमपी भी बढ़ रहा है, यानी कि जब तक एमपी बढ़ता है तब तक टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। उसके बाद एमपी लगातार गिर रहा है और जब तक ये पॉजिटिव है, गिर तो रहा है पर एमपी जब तक पॉजिटिव है तब तक टीपी बढ़ेगा अपने डिक्रीजिंग रेट से। जब एमपी जीरो तो टीपी क्या है, अपने मैक्सिमम पर है, टीपी स्टार्ट डिक्लाइन, एमपी बिकम नेगेटिव। इसकी स्टेज देखिए, फर्स्ट स्टेज में क्या है, इन फर्स्ट स्टेज टीपी इज इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट एंड इन दिस स्टेज एमपी इज ऑल्सो इंक्रीज। इस स्टेज में टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है और एमपी भी बढ़ रहा है। एट द एंड ऑफ दिस स्टेज एमपी इज ऑन इट्स मैक्सिमम। एमपी अपने मैक्सिमम पर होता है इस स्टेज के एंड पे। सेकेंड स्टेज पे आइए, सेकेंड स्टेज यानी कि डिमिनिशिंग स्टेज, डिमिनिशिंग रिटर्न स्टेज। In this stage, TP is increased with decreasing rate. At the end of this stage, TP on its maximum, MP continuously falls. At the end of it, 0. TP इसमें डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, MP लगातार गिर रहा है और इस के एंड में क्या हो रहा है, MP 0 है और TP अपने क्या है, मैक्सिमम पर है। TP on its maximum, MP क्या है, 0। थर्ड स्टेज, in this stage TP स्टार्ट डिक्लाइन एंड एमपी बिकम नेगेटिव। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप आगे ग्रेजुएशन में जाओगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो वाइल डिफाइन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो इसकी एजम्पशन, पहले आप लॉ लिखोगे, लॉ के बाद एजम्पशन, देन शेड्यूल, डायग्राम एंड देन इसको क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। ओके जी, थैंक यू।